Welcome students. Today we discuss EVS pedagogy part second. So we start first questions. तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्या दिया है? भारत में मूल्यवान विद्या. ठीक है. भारत में मूल्यवान विद्या और जीविका से संबंधित शिक्षण के बाद प्राथमिक कक्षा के छात्रों को विद्यालय द्वारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है. यह छात्रों की मदद करेगा. यह छात्रों की किस प्रकार मदद करेगा? प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने में, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल का विकास करने में, या फिर बाह्य भ्रमण में दोस्तों के साथ मनोरंजन करने में. जब देखो कहीं पे भी यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया जा रहा है किसी टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को, तो किस प्रकार की प्रवृत्ति डेवलप की जा रही है. यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसके आंसर्स यहाँ पे बताने हैं. प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित किया जाएगा, या फिर कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने में सहायता उपलब्ध होगी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल का विकास किया जाएगा, या फिर बाह्य भ्रमण में दोस्तों के साथ मनोरंजन करना इसका उद्देश्य होगा. तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखो यहाँ पे जो पहले का आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो यह इसका प्रमुख उद्देश्य होगा कि कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ा जाए. ठीक है. टीचर्स यही प्रमुख उद्देश्य को विकसित करना चाहते हैं. तो यहाँ पे पहले का जो आंसर हो जाएगा बी. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक है. ईवीएस के क्षेत्र में अवसर न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि डॉट डॉट के लिए भी होते हैं. जो आपका इन्वायरमेंट सेक्शन होता है उसमें न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि यहाँ पे बताना है कि और किसके लिए भी यह अवसर उपलब्ध होता है. अभियंता के लिए, जीव विज्ञानी के लिए, चिकित्सक के लिए, या फिर इन सभी के लिए. यहाँ पे अभियंता को क्या बोलते हैं? इंजीनियर बोल सकते हो. और बाकी तीनों को आप समझ ही रहे हो, जीव विज्ञानी और चिकित्सक, डॉक्टर्स और बायोलॉजिस्ट. यहाँ पे सेकंड का आंसर बताओ कि ईबीएस के क्षेत्र में अवसर न केवल वैज्ञानिकों के लिए होते हैं बल्कि इंजीनियर्स, बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स के लिए भी होते हैं क्या? तो इसमें कौन सा आंसर होगा सेकंड का? सोच लिया आंसर? तो यानी इसका यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज. देखो वैज्ञानिकों के लिए तो होता ही है, इंजीनियर्स के लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी होती है, बायोलॉजिस्ट के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी. सभी अपने अपने क्षेत्र के काम करते हैं. डॉक्टर जड़ी बूटियों के रूप में कार्य करेंगे, बायोलॉजिस्ट अपने जीनोम या फिर डीएनए आरएनए जो भी है उसकी खोज करेंगे, क्या कैसे पौधों में विकसित होता है, कैसे फर्टिलाइज किया जाता है. और इंजीनियर्स जो होते हैं उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से संसाधन के रूप में. तो सेकंड का आंसर डी हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन थर्ड आपका बिखरा हुआ है, लेकिन चलो देखते हैं फिर भी. एक शिक्षक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए समेकित दृष्टिकोण का उपयोग करता है. जो एक टीचर है तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए एक समेकित दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड बोल सकते हो. समेकित को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड बोलते हैं. समेकित दृष्टिकोण विकसित कर रहा है. ठीक है. इंटीग्रेटेड अप्रोच यहाँ पे डेवलप करेगा. तो वह निम्नलिखित में से क्या करेगी? सॉरी टीचर्स यहाँ पे. तो निम्नलिखित में से क्या करेगी? भूगोल, जीव विज्ञान और स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग से पढ़ाना होगा उनको, या फिर बी नंबर देखो, समझ में आया ना? ये यहाँ पे स्वास्थ्य और पोषण जैसे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान अध्याय दोनों विषयों में समान है, इसलिए इसे ईवीएस में पढ़ाया जाएगा. किसको? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के समेकित दृष्टिकोण के लिए. या फिर सी नंबर, समेकित दृष्टिकोण के महत्व को समझना, प्रयोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा और भूगोल का अध्ययन कराते समय पाठ का उच्चारण करेगा. या फिर डी नंबर, भूगोल, जीव विज्ञानी और स्वास्थ्य एवं पोषण से वे केवल उन विषयों को सिखाएंगे जो उनके हितों और छात्रों के हितों में महत्वपूर्ण है. यहाँ पे समेकित दृष्टिकोण के रूप में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए टीचर्स क्या करेंगे? सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा? थर्ड का. यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी नंबर होना चाहिए. ठीक है. देखो भूगोल, जीव विज्ञान और स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग से पढ़ाएं. तो देखो इनका अलग से पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाना
सही नहीं होगा, बल्कि कोरिलेट, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और अगर साथ में पढ़ाए जाएंगे तो बेहतर होगा। सेकेंड क्या दिया है, स्वास्थ्य और पोषण जैसे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान अध्याय दोनों विषयों में सामान्य है, इसलिए इसे ईवीएस में पढ़ाना चाहिए। ये बिल्कुल उपयुक्त स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया है, समेकित दृष्टिकोण के महत्व को समझना प्रयोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा, और भूगोल का अध्ययन कराते समय पाठ का उच्चारण करेगा। पाठ का उच्चारण इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए ईवीएस पढ़ाने में, ये लैंग्वेज जैसे चीज़ों में ऐसे स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। जबकि डी में क्या दिया है, भूगोल, जीव विज्ञान और स्वास्थ्य एवं पोषण से वे केवल उन विषयों को सिखाएंगे जो उनके हितों और छात्रों के हितों में महत्वपूर्ण है। तो अपने हितों को साधना शिक्षण नहीं कहलाता है, बल्कि स्वार्थों से बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, यानी पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बिखरा हुआ है लेकिन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो सभी कथन जो है पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से, ठीक है, क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़ करके। एक स्टेटमेंट है जो कि उनके पक्ष में तर्क स्पष्ट नहीं किया जाता करता है, वह कथन कौन सा है, इसमें आपको छांटना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बेसिकली पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, पूछ ये रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से जो क्रियाकलाप किया जा रहा है उसमें संलग्न शिक्षक और जो स्टूडेंट्स संलग्न हुए हैं तो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ तर्क वैलिड हैं, कुछ इनवैलिड हैं, तो इनवैलिड वाले तर्क को आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, क्या ये वैलिड कथन है? या फिर समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित कर रहे हैं, सामूहिक रूप से जब ये काम हो रहा है तो क्या ये सही होगा? या फिर प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। डी नंबर, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। देखो, जब सामूहिक रूप से पर्यावरण अध्ययन में जो क्रियाकलाप किया जा रहा है टीचर्स और स्टूडेंट के द्वारा, उनके पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया कि इसमें अनुपयुक्त कौन सा हो जाएगा, अनुपयुक्त के रूप में पूछा है, एक को छोड़ करके पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का क्या होगा, बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, बी, क्योंकि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। देखो, अंक उपलब्धि करना यहाँ पे नहीं है, जब तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है तो रियलिटी चीजों की, ग्राउंड स्टेट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अब बहस करने के माध्यम से कहीं कहीं तो तर्क विकसित हो रहा है, यहाँ पे सीख रहे हैं। ये किसी में भी यही सही कुछ हो रहा है, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। वाइगोत्स्की महोदय भी इस बात की व्याख्या करते हैं। और डी नंबर क्या बोल रहा है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तो अगर आप सामूहिक रूप से बच्चे उपलब्ध हैं और आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं तो उसमें सामंजस्य विस्थापित होता है धीरे धीरे। ये चार तीनों जो है क्रिएट कर रहे हैं बच्चों में उनकी क्षमताओं को, उनको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं, जबकि ये अंक उपलब्धि एक परिमाणात्मक चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर एक को छोड़ के पूछा है बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की पहचान करें। यहाँ पे सह पाठ्यक्रम की बात की जा रही है, यानी को करिकुलम इसे बोल सकते हो। करिकुलम एक होता है, एक को करिकुलम होता है, ऐसे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की पहचान करें। ठीक है, तो क्या हो गया, नृत्य और संगीत, साहित्य की गतिविधियां, यात्राएं और पर्यटन, और बागवानी। तो क्या इसमें से कौन कौन से को करिकुलम यानी सह पाठ्यक्रम गतिविधियां होंगी? तो इसके आंसर को हमें बताना है। 5 का आंसर क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन दिए हैं, केवल 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3, या केवल 4। को करिकुलम गतिविधियों की पहचान के रूप में कौन सा आंसर होगा? देखो, जब को करिकुलम की बात की जाती है तो को करिकुलम में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, जैसे कि साहित्यिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, शारीरिक विकास गतिविधियां जैसे कि खेल कूद, ये भी सम्मिलित होता है,
नंबर थर्ड है सौंदर्य शास्त्र और सांस्कृतिक विकास गतिविधियां होती हैं, जैसे कि लोक नृत्य प्रतियोगिता और ऐतिहासिक दौरा, ये सब सम्मिलित किया जाता है। नंबर फोर नागरिक विकास गतिविधियां भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि चर्चा, सार्वजनिक रूप से बोलना, ये सब डिबेट वगैरह। और नंबर फाइव सामाजिक कल्याण गतिविधियां भी इसमें सम्मिलित की जाती है को करिकुलम में, जैसे कि लोगों की मदद करना, समाज की सफाई करना, ठीक है। और जो इसका सिक्स हो जाएगा खाली समय की गतिविधियां भी होती हैं, जैसे कि संगीत, रंगमंच, नाटक, ये सब। और भ्रमण गतिविधियां भी कुछ होती हैं जो पहले क्वेश्चन में भी था, जैसे कि यात्रा, पिकनिक, या फिर किसी टूरिस्ट स्थल पे, या फिर आपके राष्ट्रीय उद्यानों में ले जाना, इस तरह से को करिकुलम के अंतर्गत ये सब सम्मिलित होंगी। यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए तो आपका नृत्य और संगीत होना चाहिए, और साहित्यिक गतिविधियां भी सम्मिलित है, यात्रा और पर्यटन भी सम्मिलित है, लेकिन बागवानी इसमें सम्मिलित नहीं है। बागवानी एक तरह से काम करवाना है, वो हट के हो जाएगा वो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा एक, दो और तीन, तो फाइव पे यहाँ पे आंसर कौन सा होना चाहिए इनमें से, ए बी सी डी में? सी नंबर, वन टू और थ्री। वन टू और थ्री में क्या है, को करिकुलम में नृत्य और संगीत, साहित्यिक गतिविधियां और यात्राएं और पर्यटन, ये सब बागवानी को छोड़ करके। बागवानी में क्या होता है, बाग बगीचों में पौधों को लगाना, उनकी मरम्मत करना और उनको ये सब करना, तो ये को करिकुलम के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो यहाँ पे, एनसीईआरटी आपका जो पता है, सेंट्रल की जो एनसीईआरटी होती है, तो एनसीईआरटी की किस पत्रिका को पर्यावरण शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया है? एनसीईआरटी पर्यावरण के क्षेत्र में एक पत्रिका को प्रकाशित करती है, तो यहाँ पे बताना है तो पर्यावरण शिक्षा के लिए जो प्रोत्साहित किया गया था उसका क्या क्या नाम है? प्राकृतिक यानी प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक प्राकृतिक, प्राकृतिक सामाजिक, या सामाजिक आर्थिक? देखो, जब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में गणित और भाषा की शिक्षा पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के निकटतम परिवेश के आसपास घूमती है, ठीक है, जबकि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें कक्षा 3 से 5 तक स्वतंत्र रूप से प्रदान की गई होती है। पर्यावरण शिक्षा को स्वस्थ और लाभप्रद जीवन की कला के रूप में सुदृढ़ किया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्राकृतिक और सामाजिक, इन दोनों के अंतर्गत ये सब सम्मिलित होता है, यानी पत्रिका को प्रोत्साहित किया गया था प्राकृतिक और सामाजिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। पर्यावरण अध्ययन में शामिल विषय निम्न है। जो आपका इन्वायरमेंट स्टडीज होता है उसमें कौन से शामिल विषय होते हैं? पर्यावरण विज्ञान होता है, पर्यावरण प्रबंधन होता है, पर्यावरण अभियांत्रिकी होता है, या फिर ये सभी होते हैं? तो पर्यावरण अध्ययन में शामिल विषय कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ये आसान क्वेश्चन है, इसको तो सभी लोगों को आंसर होना चाहिए, डी नंबर होगा। और डी तो वैसे भी कुछ ऐसे ही तुक्के भी लगाते रहते हैं। पर्यावरण विज्ञान भी होना चाहिए इसमें, प्रबंधन भी और अभियांत्रिकी, यानी डी नंबर। 8 देखो, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सहसंबंध का उदाहरण नहीं है? आपके साइंस और सोशल साइंस का जो को रिलेशन होता है, इसमें से ऑप्शंस में से कौन से नहीं है? को रिलेशन के जो एग्जाम्पल्स उदाहरण होते हैं वो कौन से में नहीं है, ठीक है। लोगों पर मौसम और जलवायु का प्रभाव, क्या इसमें आपके साइंस और सोशल साइंस प्रभावित नहीं कर रहा है? लोग और मौसम दोनों, क्या इसमें कोई संबंध दिख रहा है? बी नंबर देखो, वैज्ञानिक खोजों के कारण लोगों के जीवन में बदलाव, वैज्ञानिक खोज हो रही है और उससे क्या हो रहा है, लोगों के जीवन में इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है? 3 नंबर देखो, या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सहसंबंध का उदाहरण बताना है। तो ये जो उपरोक्त ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हैं, ए नंबर और बी नंबर, तो इसमें क्या है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अंतर्निर्भरता के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, अंतर्निर्भर है एक दूसरे पे, जो कि समाज और पर्यावरण पर विज्ञान के प्रभाव को दर्शाते हैं, ठीक है, समाज और पर्यावरण पर विज्ञान के प्रभाव को दर्शाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, प्रदूषण के रूप में पर्यावरण पर परिवहन के साधनों के आविष्कार का नकारात्मक प्रभाव, ये एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो, लेकिन सुविधा के कारण लोगों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, डी नंबर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं।
उदाहरण नहीं है के रूप में बात किया जा रहा है, उदाहरण ये दोनों होंगे, क्योंकि अगर मौसम और जलवायु का इफेक्ट किया जा रहा है और लोगों पर पड़ रहा है, लोग सामाजिक के अंतर्गत आएंगे और मौसम और जलवायु साइंस के अंतर्गत आएगा। अगर वैज्ञानिक खोज किया जा रहा है तो यहाँ भी साइंटिफिक रिसर्च की जा रही है और लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है तो उसमें भी लागू होगा। तो यहाँ पे नहीं के रूप में पूछा, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र आपको लंबी अवधि के लिए डाट डाट तक ले जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि पर्यावरण विज्ञान जो है आपको लंबी अवधि के लिए कहाँ तक ले जाता है। आपके परिवार, आपके घर और पालतू जानवरों की देखभाल करता है, विभिन्न खनिजों के गुणों का अध्ययन करता है, जैविक और परमाणु हथियारों के उपयोग को रोकता है, या फिर वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण की नई नीतियां बनाता है। पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में आपको लंबी अवधि के लिए क्या करना होता है, कहाँ तक ले जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे उपयुक्त क्या आंसर होना चाहिए, आपको लंबी अवधि, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी पर अगर गुजारना है, कौन सा ऑप्शन सबसे उपयुक्त होना चाहिए। देखो पहले नंबर में क्या होता है, परिवार पालतू जानवरों की देखभाल करना, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लंबे समय तक हम जा सकते हैं। विभिन्न खनिजों के गुणों का अध्ययन करना, इससे भी हम लोगों को संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, और वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण की नई नीतियां भी बनाना, इससे भी आपके लिए लाभदायक होगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है, अगर इसका उपयोग न किया गया, इसको लंबे समय तक न लागू किया गया, तो इससे विनाश तबाही होगी। तो यानी यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, जैविक और परिवहन हथियारों के उपयोग को रोकना, ये आपको लंबे समय तक के जीवन प्रदान कर सकता है पृथ्वी पे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, समूह चर्चा निम्नलिखित में से किस प्रकार की सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का उदाहरण है। जो आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, समूह चर्चा करते हो, इसमें से किस प्रकार की सह पाठ्यक्रम गतिविधियों यानी को करिकुलम गतिविधियों का उदाहरण है। आपका जो समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन को करिकुलम किस को करिकुलम के गतिविधियों के एग्जाम्पल्स के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं, नागरिक विकास के अंतर्गत आते हैं, सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत आते हैं, या सामाजिक विकास के अंतर्गत आएंगे। तो समूह चर्चा के रूप में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का क्या उदाहरण होगा, शारीरिक विकास, नागरिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 10 का जो आंसर हो जाएगा नागरिक विकास, ठीक है। जो आपका सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में समूह चर्चा का उदाहरण होता है, उससे नागरिक विकास संबंधित होता है, यानी 10 का आंसर बी नंबर, ठीक है। तो आज के ये जो आपका रिलेशन ऑफ ईवीएस विथ इन्वायरमेंट स्टडीज और इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना था, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। आपको बताना है कि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले, यानी 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, ठीक है। और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो और पहली बार आए हो, तो आपको पता है इसमें जितने भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट की पेडागॉजी आपको उपलब्ध है, तो बेहतरीन तरीके से 10-10 क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।